आखिर कैसे झोपड़पट्टी में रहने वाला गरीब आदमी बना शहर की सबसे अमीर और सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली का जमाई। और जब उस गरीब की असलियत सबके सामने आई तो उसकी बीवी की आंखें खुली की खुली रह गई। सुनिए भारत में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी अगले कुछ मिनटों में। इंस्टा एम्पायर सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर इंस्टॉल करें तुरंत। ड्राइवर, मेरा बैग गाड़ी में रखो, गाड़ी जल्दी निकालो, मुझे लेट हो रहा है। ड्राइवर, कहाँ रह गए हैं सबके सब? नक्श भी दिखाई नहीं दे रहा है। बड़बड़ाते हुए अनिका ने आईने में देखकर जल्दी से अपने बालों को एक और बार संवारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ ड्राइवर की जगह नक्श खड़ा था। अनिका, वो मैं कल गया था रमनीक भाई ज्वेलर्स के पास। उन्होंने कहा कि सेट अभी रेडी नहीं है, शायद 1-2 दिन और लग जाएंगे उसे रेडी होने में। तो मैं उसके मैम, आई एम सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। कोई भी काम तुम लोगों से एक बारी में क्यों नहीं होता है? पूरा दिन बस टाइम पास करते रहते हो। मजाले एक काम तुम लोग पूरा कर दो, बस बहाने बनाने आते हैं। सबके सब एक जैसे कामचोर। ये कहते हुए अनिका ने नक्श की ओर देखा और नक्श ने तुरंत ही अपना चेहरा नीचे कर लिया। तभी ड्राइवर ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा। सॉरी, माय फुट। ये कहने के बाद जैसे ही अनिका अपना बैग उठाने लगी तो नक्श अनिका की मदद करने के इरादे से बोला, लो अनिका, मैं बैग ले लेता हूं। लेकिन इससे पहले कि नक्श बैग उठा पाता, अनिका ने बैग उठाकर ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया और नक्श को पूरी तरह से इग्नोर करके वो कमरे से निकल गई। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद जैसे ही नक्श पीछे मुड़ा, उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी। जाहिर सी बात है, अनिका वो फाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी। जैसे ही ये ख्याल नक्श को आया, वैसे ही उसने जल्दी से वो फाइल उठाई और अनिका के पीछे भागा। अनिका किसी से फोन पर बात करती हुई हॉल से बाहर जा रही थी। अनिका! जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजिन भाग्या की नजर उस पर पड़ी और इविल स्माइल के साथ उसने नक्श के रास्ते में अचानक से अपनी टांग अड़ा दी। नक्श ने अपना बैलेंस खो दिया और वो सीधा जाकर अनिका की मां चित्रा से टकरा गया, जो हाथ में ग्रीन टी लिए सोफे की तरफ बढ़ रही थी। नक्श की टक्कर से ग्रीन टी चित्रा के कपड़ों पर फैल गई थी। ये देखते ही नक्श के होश उड़ गए और चित्रा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या कर दिया? दूसरी तरफ नक्श चित्रा के गुस्से से पूरी तरह से वाकिफ था। उसे पता था कि अब उसकी शामत आना तय है। तुरंत ही नक्श ने माफी मांगते हुए कहा, सो सॉरी। वो एक्चुअली अनिका अपनी फाइल भूल गई थी और मैं उसके देने के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक से आप बीच में आ गई और सॉरी। अच्छा, तो मैं साहबजादे के बीच में आ गई? हमें पर मारी भूल छे, हाँ? देख के नहीं चल सकता है, आखिर साड़ी खराब करी ना की। भाग्या को एक और मौका मिल गया। बड़ी माँ, आप ठीक तो हैं? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। आप ठीक तो है ना बड़ी माँ? मेरी प्यारी बच्ची, तुझे मेरी कितनी फिक्र रहती है ना। हूँ ठीक छू, डॉक्टर की जरूरत न थे। आदमी ने मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। बड़ी माँ की इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। बड़ी माँ, ये तो एक्सक्लूसिव कलेक्शन की है। हाँ? एक तरफ भाग्या बात का बतंगड़ बना रही थी तो दूसरी तरफ नक्श ने देखा कि अनिका वापस अंदर आ रही है। नक्श चित्रा को इग्नोर करते हुए अनिका की ओर बढ़ा। अनिका, वो फाइल भूल गई थी तुम। अनिका नक्श को देखे बिना ही घर से बाहर निकल गई। बस अनिका की एक प्यार भरी झलक के लिए तरस गया था नक्श। ये है जावेरी परिवार का घर। सूरत की बड़ी बिजनेस फैमिलीज में से एक है। इस बड़े से शानदार घर में जावेरी खानदान का बड़ा परिवार रहता है और कई जॉइंट फैमिलीज की तरह इनके बीच में भी प्यार बस दिखावे का ही है। अक्सर यहाँ हर सुबह की शुरुआत ऐसे ही शोर शराबे से होती है और गलती चाहे हो या ना हो, इल्जाम हमेशा इस परिवार के दामाद यानी नक्श के सर पर ही आता है।
पर नक्श ने कभी भी इस बात को दिल पर नहीं लिया। हर सुबह किसी और की गलती को अपने सिर लेकर मुस्कुराते हुए वो अपने काम में लग जाता है। एक काम ठीक से नहीं होता है तुमसे, अब क्या चलना भी हमें सिखाना पड़ेगा? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहां से, दफा हो जाओ। तेरे काका ने क्या सोच के अनिका का हाथ इस आदमी के हाथ में दिया था? अरे हमारे तो भाग ही फूट गए। जब से घर दामाद बन के आया है, हमारी छाती पे मूंग डल रहा है ये। तभी ड्राइंग रूम में लगे टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। ब्रेकिंग न्यूज! गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का भविष्य खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इतने बड़े नुकसान से उभर पाएगा? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप की बागडोर? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हे माँ, ये भानुशाली ग्रुप तो सूरत का ही नहीं बल्कि आखिर गुजरात का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है। अरे इनके साथ ऐसे कैसे हो गया? हम लोग तो इनके साथ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सोच रहे थे। बड़ी माँ, आप परेशान क्यों हो रहे हो सकता है कि यह हमारे लिए अच्छा साइन हो। मुझे लगता है कि हमें इनके सीईओ के साथ डील कर लेनी चाहिए। यही सब सोचते हुए नक्श अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। नक्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा रही थी। तभी नक्श की नजर अनिका के पिता रसिक जावेरी की एक तस्वीर पर पड़ी। गुरुजी, देख रहे हैं ना आप, आपके एक वादे के चक्कर में क्या क्या हो रहा है मेरे साथ इस घर में। आपने तो बाप का फर्ज निभा दिया। अनिका का हाथ मेरे हाथ में देकर एक नब झेलना मुझे पड़ रहा है। खैर, मैं भी ढीठ हूं, हार नहीं मानूंगा। आपकी बीवी चित्रा, उसको तो हंसते हंसते सह लूंगा मैं, पर मेरा मकसद है आपकी बेटी अनिका, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाना। आप फिक्र मत कीजिए, एक ना एक दिन अनिका के दिल में अपने लिए जगह बनाकर रहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। एक तरफ नक्श अपने गुरुजी से बात करने में लगा था, तो दूसरी तरफ नक्श का मोबाइल जो बेड पर साइलेंट मोड पर था वो लगातार वाइब्रेट कर रहा था। मगर नक्श तो अपने ही ख्यालों में गुम था, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया और वो बाथरूम में शावर लेने चला गया। नक्श इस बात से अनजान था कि उसके फोन पर किसका कॉल आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए वो कॉल नक्श की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। नहाने के बाद जब नक्श बाथरूम से बाहर आया तो उसका फोन दोबारा वाइब्रेट होने लगा। नक्श बेटा, प्लीज फोन उठा लो। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मेरा फोन उठा लो, सिर्फ एक बार बात कर लो। वाह, 2.5 साल के बाद आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है इन लोगों को। वाकई बहुत अजीब दिन है आज का। अभी नक्श उन मैसेजेस के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में उसी नंबर से एक बार और कॉल आया। कुछ देर तक फोन के दोनों एंड पर सन्नाटा बना रहा। हेलो मिस्टर यशवर्धन। अपना नाम सुनकर वो बुढ़ा आदमी थोड़ा सा पकाया, लेकिन यशवर्धन ने फिर से प्यार से शुरुआत की। हेलो बेटे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। अच्छा, तो मेरी याद आने में आपको पूरे 2.5 साल लग गए। इतनी याद आती है आपको मेरी? नक्श का टॉन्ट सुनकर वो आदमी पूरी तरह से चौंक गया, लेकिन अपने होश संभालते हुए उसने फिर से बोलना शुरू किया। नहीं बेटा, तुम्हें यकीन नहीं होगा मेरे बच्चे, पिछले 2.5 साल में न जाने मैंने कितनी बार तुम्हें याद किया। तुम्हारी तस्वीर के सामने रोज रो रो करके अपने आप को कोसता रहा बेटा। मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई तो क्यों हुई? मेरे सामने ये अन्याय हुआ बेटा और मैं कुछ नहीं कर पाया। नक्श को यशवर्धन की बात सुनकर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। पता चला मुझे जो कुछ भी खबरें मार्केट में चल रही है आपकी कंपनी को लेकर,
ये सुनते ही यशवर्धन एकाएक खामोश हो गए, जैसे मानो नक्श ने उनकी चाल पकड़ ली हो। बेटा, मैंने काम की बात करने के लिए तुम्हें कॉल नहीं किया है बेटा। मैंने तेरी आवाज सुनने के लिए तरस गया हूं मैं बेटा। मैं जानता हूं कि कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती हो, तुम अपने दिल पे नहीं लेते, तुम अपने मन में कोई बैर नहीं पालते बेटा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्या है ना यशवर्धन जी, कुछ लोग बड़े दिल वालों को बेवकूफ समझने की गलती कर देते हैं, लेकिन आप ठहरे यशवर्धन जी, आप ये गलती कैसे करोगे? सही कह रहा हूं ना मैं? ये सुनकर यशवर्धन समझ गए थे कि उनका काम इतनी आसानी से नहीं पूरा होगा। आप लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए आप लोगों को माफ करके मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन हाँ, मैं उन सब बातों को कभी भुला नहीं पाया हूं, ना भुला सकता। इसीलिए मुझे आप लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। इतना कठोर तो नहीं था मेरा नक्श। यशवर्धन जी, मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूं। क्यों आप मुझे उस पुरानी जगह पे ले जाना चाह रहे हैं जहां मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिला है? क्या तेरा दिल नहीं करता मुझसे मिलने को, मुझे देखने को? एक बार मिलने बेटा, सिर्फ एक बार, और फिर न जाने जिंदगी के इतने साल पूरे कर लिए हैं, आगे रहूंगा भी या नहीं। यशवर्धन बहुत अच्छे से जानते थे कि नक्श चाहे अपना दिल जितना भी सख्त कर ले, लेकिन इस बात पर वो पिघल ही जाएगा। नक्श स्ट्रॉन्ग हेडेड था, पर निर्दयी नहीं। एक बार, बस आखिरी बार। नक्श की बात सुनकर जैसे यशवर्धन की उम्मीदें दोबारा जाग उठी। ब्लेस यू बेटा, मैं कल तेरी फेवरेट डिश बनवा के रखूंगा। उस सब की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग घर पे नहीं मिलेंगे, हम लोग ऑफिस में मिलेंगे बिना तामझाम के। मैं कल भेज दूंगा बेटा। तू आ रहा है ना? वैसे तो यशवर्धन को नक्श का अंदाज पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अभी यशवर्धन को नक्श की बहुत जरूरत थी, और यही वजह थी कि वो नक्श की सारी बातें मान भी रहे थे। मैंने कहा ना, उन सब की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑफिस कहां पर है, मैं पहुंच जाऊंगा। बीते 2.5 सालों में कभी भी यशवर्धन ने नक्श से कांटेक्ट नहीं किया था। 2.5 सालों से नक्श भानुशाली ग्रुप से भी बाहर था, तो अब जब भानुशाली ग्रुप डूब रहा है तो यशवर्धन को नक्श की याद क्यों आ रही थी? ये सोच सोच कर नक्श और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहा था। तुरंत ही नक्श ने अपना लैपटॉप बाहर निकाला और इंटरनेट की हेल्प लेते हुए भानुशाली ग्रुप में चल रही हलचल जानने की कोशिश की। ऐसे तो नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप को लेकर कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन उसके हाथ में ऐसा कुछ आ गया जिसे देखने के बाद नक्श की आंखों की चमक 4 गुना बढ़ गई थी। यस, जोर जोर से हंसते हुए बिस्तर से उठकर नक्श पागलों की तरह नाचने लगा था। वो भूल गया था कि ये घर उसका नहीं है, वो तो बस इस घर का घर जमाई है। नक्श के हंसने की आवाज सुनकर चित्रा का दिल बाहर आ गया था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रह रहकर नक्श का पागलपन अभी भी जावेरी खानदान के घर में सुनाई दे रहा था। वो अलग बात है कि अब उस पागलपन को सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक नक्श को ऑफिस में देखकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज शॉक्ड हो गए। अरे देखो देखो, ये तो नक्श है ना, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? लगता है बड़े साहब से नौकरी मांगने आया है। और मैंने तो सुना है आजकल ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। एक तरफ भानुशाली ग्रुप के कुछ लोग नक्श का मजाक बना रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें नक्श के डैड पर बहुत भरोसा था, और वो सभी नक्श को देखकर बहुत खुश थे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, यही सही समय है। इन लोगों को मेरी जरूरत है, मजा आना चाहिए बस। कैबिन में बैठे यशवर्धन को भी नक्श का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं। अब यशवर्धन, भानुशाली और नक्श एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन दोनों में से किसी के भी मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला था। अंदर आओ बेटे, बैठ के बातचीत कर। आओ। नक्श, जो कल तक चित्रा और अनिका के ताने सुन रहा था, वो आज भानुशाली ग्रुप के चेयरमैन के आलीशान कैबिन में बैठा था। कैसे हो बेटा? दादू की याद नहीं आई तुम्हें कभी?
नक्श को यशवर्धन भानुशाली की भावुक बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था ये सब एक दिखावा है। मिस्टर भानुशाली, मेरे ख्याल से हमें सीधा मुद्दे की बात पे आना चाहिए। ये सब बातें तो आप कल कॉल पे कर ही चुके हैं। नक्श बेटा, तुम मेरे पोते हो और मैं समझ सकता हूं कि तुम क्यों मुझसे नाराज रहते हो, और मैं अपनी गलती स्वीकार भी करता हूं बेटा। लेकिन इस गलती के लिए बरसों से मैं अपने आप को तकलीफ दे के आ रहा हूं, अपने आप को कोसता रहा हूं। हम दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम यहाँ पर ये सब इमोशनल बातें करने नहीं आए। आप सीधे काम की बात कीजिए। ये तो चलता हूं मैं। मत जाओ बेटा, बैठ। भानुशाली ग्रुप को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम्हारे दादाजी को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। क्या तुम अपने दादाजी को माफ नहीं करोगे बेटा? वैसे तो नक्श को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास भी यही एक मौका था जहां वो खुद की जिल्लत भरी जिंदगी को बदल सकता था। मैं जानता हूं कि आज से कुछ साल पहले मैंने तुम्हारे पापा के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाई थी बेटा, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। तुम्हारे पापा ने इस कंपनी को इतना बड़ा बनाने में अपना खून पसीना एक किया था बेटा। वो एम्पायर आज टूटने की कगार पे है बेटा। मीडिया वाले पहले ही बात का बतंगड़ बना चुके हैं बेटा। नक्श ने अपने दादाजी को इतना लाचार और असहाय आज से पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों में आंसू देखकर उसे यह एहसास हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन्हें सच में उसकी जरूरत है। मगर नक्श भानुशाली ग्रुप के सीईओ दर्पण भानुशाली यानी अपने चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अपने दादाजी की बात सुनकर नक्श को उन पर दया आने लगी। ठीक है, बताइए क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? मैं चाहता हूं बेटा कि तुम ये कंपनी ज्वाइन कर लो और अपने पापा की तरह से संभालो मेरे बेटे। नक्श ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, तो आप ये चाहते हैं कि मैं अपने चाचा के अंडर काम करूं? नक्श मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसे इस तरह किसी के अंडर काम करने के लिए ही बुलाना था तो इससे अच्छा फोन पर ही उसे सब कुछ बता देते। लेकिन नक्श के यहाँ आने का मकसद कुछ और भी था। वो अपने दादाजी की बात में आकर किसी भी बात पर हाँ करने के लिए तैयार नहीं था। देखिए दादाजी, यहाँ पर बात कंपनी और आपके फायदे की है, तो आप ये रिश्ते, नाते, पछतावा जैसे शब्दों को पीछे रखें तो बेहतर होगा। मैं आपकी परेशानी समझता हूं और उसे दूर करने के लिए तैयार भी हूं, लेकिन बदले में आपको भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मुझे खुशी मिले। मेरे और मेरे पापा का जो सम्मान था, जो कि खो गया था, वो वापस आ सके। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, मेरी बस कुछ शर्तें होंगी जो समय समय पर आपको पूरी करनी होंगी। नक्श के मुंह से शर्त वाली बात सुनकर यशवर्धन चौंक गए। और बदले में मैं आपके लिए वो सब करता रहूंगा जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। शर्तें? तो क्या तुम अपने बड़ों के सामने शर्तों पे काम करोगे? वो क्या है ना दादाजी, पिछले 2.5 सालों में जिंदगी में इतनी ठोकरें खाई है मैंने कि इस बात को अच्छी तरह से सीख गया कि इस दुनिया में ईमानदार और सीधा बन के रहना कितना मुश्किल काम है। तो शायद अब दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से ही बात करूंगा तो वही मेरे लिए सही होगा। और वैसे भी जरूरत आपको मेरी है, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरी पहली शर्त यह है कि अगर मैं ये कंपनी ज्वाइन करता हूं तो इस कंपनी का सीईओ मैं बनूंगा। ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम अपने चाचा की जगह कैसे ले सकते हो बेटा? ठीक वैसे ही जैसे चाचू ने मेरे डैड की जगह ली थी। नक्श की बात सुनकर उसके दादाजी ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन मुझे पता था कि आपने मुझे यहां बुलाया है ना, ये इसलिए बुलाया है क्योंकि चाचू का बिजनेस डूब रहा है, उसे बचाने के लिए। लेकिन दादू, मुझे लगता है कि आपको अपनी गलती का एहसास अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बाकी की शर्तें क्या है? मेरी दूसरी शर्त यह है
कि अगर मैं इस कंपनी में वापस आऊंगा तो मुझे यहाँ काम करने की पूरी फ्रीडम मिलेगी। कोई मुझसे किसी तरह का सवाल नहीं करेगा। पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये सब मेरी देखरेख में होगा। नो इफ नो बट। और शर्तें अभी खत्म नहीं हुई है और कभी होंगी भी नहीं। इस कंपनी को मेरे हिसाब से चलना होगा। तुम्हारी शर्तें सुन के लग रहा है बेटा जैसे तुम किसी जन्म का बदला लेना चाहते हो मुझसे। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी ये शर्तें भी मंजूर हैं। मौके के दस्तूर को नक्श अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था, इसलिए आज कठोर होकर उसने दिल की सारी भड़ास अपने दादाजी के सामने बाहर निकाल दी थी। आज समय भी नक्श का साथ देता हुआ नजर आ रहा था। नक्श का ये रूप यशवर्धन ने पहली बार देखा था। उन्होंने तो नक्श को बहुत सीधा साधा समझा था और उन्हें लगा था कि नक्श से बात करना बहुत आसान होगा, लेकिन मिलने के बाद उनकी सोच पूरी तरह से गलत साबित हुई थी। शायद उन्हें भी समझ में आ गया था कि नक्श को सब पता चल गया है। मैं नहीं जानता बेटा कि तुम्हारी इन शर्तों से तुम्हारे चाचा पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास वो कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। बेशक तुम अगले हफ्ते से भानुशाली ग्रुप के सीईओ नियुक्त कर दिए जाओगे बेटा। बात खत्म होते ही यशवर्धन ने सिर झुका लिया, लेकिन नक्श भी वहां पूरी तैयारी के साथ आया था। इसलिए नक्श ने अपने दादाजी के सामने एक एग्रीमेंट पेपर रखा और उसे साइन करने के लिए कहा। तो बेटा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? जो कुछ भी आपने मेरे पापा के साथ किया उसके बाद मैं सिर्फ आपके साइन पर ही भरोसा कर सकता हूं। अग्रीमेंट की एक कॉपी साथ में, अब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। और हाँ, इस बात को दिल पर मत लेना, क्या ना दादू हैं आप मेरे, इतना तो अपने पोते के लिए कर ही सकते हैं। हो सकता है शायद आपका पछतावा भी थोड़ा कम हो जाए। मुस्कुराते हुए नक्श भी कैबिन से बाहर चला आया और जाते जाते एग्रीमेंट पेपर की कॉपी को यशवर्धन के हाथ में थमा चुका था। चार साल पहले कॉलेज पास आउट होने के बाद जब नक्श ने अनिका के पापा के साथ काम करना शुरू किया था, तब सिर्फ अनिका के पापा ही थे जो ये जानते थे कि नक्श का पूरा नाम नक्श भानुशाली है। इतना ही नहीं, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनिका के पापा के साथ काम करते वक्त नक्श की मुलाकात अनिका से हुई और पहली नजर में ही वो अपना दिल खो बैठा। लेकिन उसे क्या पता था कि इतना प्यार होने के बाद भी जब वो अनिका से शादी करेगा तब उसे उस शादी में एक जिल्लत की जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। भले ही मैं अनिका को अपनी सच्चाई इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है, जैसे मेरे हाथ में कोई पावर आ गई है और अब मैं उन लोगों को जवाब दे सकता हूं जो आज तक मेरे ऊपर हंसते आए हैं। बगावत की शुरुआत हो गई है और अब आगे आगे देखो होता है क्या। घर पर अनिका और चित्रा इस बात को लेकर हैरान थे कि नक्श उन्हें बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया। मम्मी, आपको पता ही है नक्श किधर है? कॉल भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ गायब है। ना बेटा, मने खबर न थी और कल से तो उसका रूप ही बदला हुआ है। अरे राक्षसों के जैसे हंस रहा है, नाच रहा है, किसी को उसके बारे में कुछ खबर नहीं है। बेटा, मुझे लगता है अब उसे लाइन पे लाना ही पड़ेगा।
आज मैं सोच रही थी इस महाशय को ऑफिस लेके जाऊंगी, लेकिन ये तो गायब है। मम्मी क्या है यार, मेरी इससे शादी क्यों करवाई है? किस्मत खराब करके रखती है। શું बात करे छे? तुझे ऊपर जाने की जल्दी है क्या? क्या बोल रहे हो? नहीं। हाँ तो फिर शांति से बैठी रहे ना। तेरे सारे सवालों के जवाब ऊपर जाके तेरे पापा ही दे सकते हैं। कम ऑन मॉम, आ कोई मजाक करवानो टाइम छे। હું મજાક કરું છું? મજાક તું કરે છે? अरे क्या जरूरत है उसे ऑफिस ले जाने की? हाँ पिछली बार ले गई थी ना, याद नहीं है क्या हुआ था? क्यों अपना मजाक उड़ाने की सोच रही? हाँ अरे हूँ तो कहूँ छू रवा दे। आप फालतू में टेंशन ले रहे हो। मैं उसे ऑफिस नहीं लेके जाऊंगी, वो मुझे बस ड्रॉप करेगा और वहां से रामनाइक भाई की शॉप से मेरा सेट लेके आएगा, बस। मुझे कोई शौक नहीं है उसके साथ दिखने का भी। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह ही रहे थे कि तभी नक्श वहां आ गया और उसने उन दोनों को नजरअंदाज करके अंदर जाना ठीक समझा। भाई साहब का एटीट्यूड देखने लायक था। जब अनिका ने देखा कि नक्श उसे इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा है तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। ये लो, आगे साहबजादे नैन मटक्का करके। यहाँ आपकी कामचोरी की बातें चल रही है, समझे? मॉम प्लीज, मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए ना बहुत लेट हो रही हूँ। आप विहान मेरा ऑलरेडी वेट कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका ने नक्श के चेहरे के उड़े हुए रंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उससे कहा, काम चोरी में ना तुम सबसे आगे बढ़ गए हो। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और वहां से लौटते हुए रमनिक भाई की शॉप से मेरा सेट लेके आना, बस दैट्स इट। अब चलो, खड़े खड़े मेरा शक्ल क्या देख रहे हो? मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ। नक्श चित्रा से तो कभी कभार बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। चलो। अनिका और नक्श कुछ ही देर में अनिका के ऑफिस पहुंच गए। कार से उतरते हुए अनिका ने देखा कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर वो ऑफिस से किसी को बुलाएगी तो इसमें और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए उसने नक्श की तरफ देखा और उसे अंदर आने के लिए कहा। ये सारा सामान लेके अंदर आ जाओ। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ रह गई थी तुम यार? तुम्हें पता है मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यार। ये आदमी इतना खाली है कि 1 घंटे से यहाँ बैठा मेरी बीवी का इंतजार कर रहा है। अपने चेहरे पर अपॉलॉजीज लिए अनिका ने कहा, आई एम सो सॉरी, कुछ लोगों की वजह से घर से निकलने में देर हो गई। अनिका की बात सुनकर विहान के 1 घंटे इंतजार करने की शिकायत एक पल में ही गायब हो गई और वो बस मुस्कुराते हुए अनिका को ही देखे जा रहा था। वो आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था और अनिका ने भी उसकी खुशी को नोटिस कर लिया था। क्या हुआ विहान, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। अब तुम्हारा आना किसी लॉटरी से कम है क्या? विहान भाई साहब, अब भूल रहे हैं कि ये ऑफिस है और दोस्ती की एक सीमा होती है जो शायद आपको कायम रखनी चाहिए। तुम बीच में मत बोलो। विहान तुम क्या बोल रहे थे? मैं कुछ समझी नहीं। विहान समझ गया था कि अनिका उसकी बात से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई है, इसलिए उसने झट से बात बदल दी और बोला, अब खैर छोड़ो ये सब बातें यार। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आज इतना खुश क्यों हूं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आज तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूं, जस्ट फॉर यू। टाडा, नेकलेस, अ रेयर डायमंड नेकलेस। ये तुम मेरे लिए लेके आए हो? अनिका नहीं जानती थी कि नक्श भानुशाली खानदान से ताल्लुक रखता है। भानुशाली ग्रुप रेयर डायमंड के बिजनेस में भी है और क्योंकि नक्श भानुशाली ग्रुप का हिस्सा रह चुका था, इसलिए उसे डायमंड की अच्छी खासी परख थी। ये तो रेयर डायमंड नेकलेस का कॉपी है। एक्चुअली अनिका, ये ओरिजिनल नहीं, फेक है। तुम चुप रहोगे?
कितनी बारी बोला बीच में मत बोला करो। नक्श की बात सुनकर विहान भी ये समझ गया था कि अब वो उस फर्स्ट कॉपी नेकलेस को ओरिजिनल बताकर अनिका को बेवकूफ नहीं बना सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स ये हार रेड नेकलेस तो नहीं है, पर है असली हीरे का। बस इसकी क्वालिटी ना रेड डायमंड से थोड़ी सी कम है, बस थोड़ी सी। पर यू नो व्हाट, जिस दिन मुझे रेड डायमंड मिल गया ना, मैं उसे तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। वैसे विहान भाई साहब, मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। क्या है ना, जिस रेयर डायमंड नेकलेस की आप बात कर रहे हैं वो पूरे इंडिया में सिर्फ 10 पीसेज हैं। अनिका, मैं तो कहता हूँ कि ये नकली हीरो का हार इन्हें वापस कर दो। मुझे नहीं लगता कि ये अपना वादा पूरा कर पाएंगे। आज अनिका को विहान की हरकत से ज्यादा इस बात पर हैरानी हो रही थी कि अचानक नक्श के अंदर हर बात का जवाब देने की हिम्मत कहां से आ रही है। तुम चुप रहोगे? अब बोल तो उसकी खुल चुकी थी, तो वो करता भी क्या? शांति से चुप बैठने के अलावा उसके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। पर इस वक्त अनिका के पास विहान को दिलासा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनिका की कंपनी ठीक से चल नहीं रही थी और अपने लॉसेस से उभरने के लिए उसे विहान जैसे बिजनेस पार्टनर की बहुत जरूरत थी। तो क्या हुआ अगर ये कम क्वालिटी वाला नेकलेस है? तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि हर कोई उस नेकलेस को अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट? और जहाँ तक कि मुझे याद है, पिछले साल उनमें से एक हीरे वाले नेकलेस की नीलामी हुई थी, जो कि शायद 1 से 1.5 करोड़ में बिका था। मुझे ये तो नहीं पता वो हीरे के नेकलेस को किसने खरीदा था, लेकिन विहान, तुम्हें कोई रेयर डायमंड वाले नेकलेस के लाने की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वली ब्यूटीफुल। मैं इसे अपने शोकेस में रखूंगी। अनिका की बात सुनकर तो विहान के जैसे तोते ही उड़ गए। इस हार को खरीदने में ही उसे पसीना आ गया था। देखा जाए तो विहान की महीने भर की कमाई उतनी कम भी नहीं थी, लेकिन असली रेयर हीरे का हार खरीदना कोई हंसी खेल थोड़ी है। भूल जाओ बेटा विहान, अनिका को इम्प्रेस करने के चक्कर में कंगाल हो जाओगे, कंगाल। वहीं नक्श अनिका को परेशान देखकर अपने किए पर पछताने लगा और सोचने लगा कि इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी अनिका विहान का साथ दे रही है। नक्श की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन वो अपनी बदली हुई जिंदगी को इतनी आसानी से अपनी बीवी के सामने नहीं रखना चाहता था। वो अनिका को पाना चाहता था, उसका दिल जीतना चाहता था। अनिका, मैंने तुम्हें आज तक कोई एडवाइस नहीं दी है। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये आदमी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ये नकली हीरो का हार तुम्हें दे रहा है। अनिका, मैं तो कहता हूँ तुम्हें ऐसे आदमी से दोस्ती तो क्या, बात तक नहीं करनी चाहिए। अनिका, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें असली रेयर डायमंड्स का हार ला कर दूंगा। फिर भले उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं करूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें असली हीरो का रेयर डायमंड्स का हार ला कर दूंगा। प्लीज ये नकली गिफ्ट वापस कर दो। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया और पलटकर एक बार भी नहीं देखा। प्यार नहीं तो कम से कम नक्श अनिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया था। क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? ये क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, नक्श की वजह से मेरी इतनी साल की मेहनत को जाया नहीं जाने दे सकती। मुझे नक्श की नहीं, विहान की जरूरत है। सुबह का समय था और सारे एम्प्लॉइज अपने अपने काम में बिजी थे। दूसरी तरफ वही अनिका का गुस्सा इस वक्त चरम पर था। नक्श! आज पहली बार नक्श ने उसके साथ बदतमीजी की थी। ये क्या पागलपन है? तुम्हें किसने हक दिया मुझे ऐसी बेतुकी सलाह देने का? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
गलती कर दी तुमने ऑफिस लाकर। चुपचाप यहां से निकल जाओ। दिस गेट लॉस्ट फास्ट। नक्श ने अनिका की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो जितना बोलेगा उतना ही अनिका का गुस्सा बढ़ता जाएगा। उसे अनिका से जो कहना था वो उससे कह चुका था। जैसे तैसे अनिका ने अपने गुस्से को दबाते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो मामले की बस शुरुआत हुई थी। अबे ओए, रुक! भागता कहाँ है बे? बीते 2.5 सालों में जिस नक्श के मुंह से एक आवाज नहीं निकली, वो नक्श आज अनिका को सलाह दे रहा था। कैसे? नक्श की हिम्मत के पीछे कौन छुपा था? क्या नक्श का अपनापन देखकर अनिका के दिल में नक्श के लिए कुछ होगा, या फिर अनिका को बस अपने बिजनेस की ही पड़ी थी? विहान और नक्श के बीच क्या होगा? क्या विहान गुस्से में नक्श पर हमला करने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो क्या अनिका नक्श को बचाएगी, या फिर विहान का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आएगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM।